नमस्कार दोस्तों, नेक्स्ट आइज हिंदी के आकलन 2 में आपका स्वागत है। जैसा कि हम सब जानते हैं, आपका आकलन का पेपर बहुत ही अच्छा गया होगा और आज हम लोग एनवायरनमेंट और इकोलॉजी से जुड़े हुए जितने भी क्वेश्चन आपके टेस्ट में पूछे गए थे उनके ऊपर डिटेल चर्चा करेंगे। देखिए, जितने भी क्वेश्चन होंगे ये थीम वाइज होंगे। आप इन थीम को अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। 12 अक्टूबर को जो आपका यूपी पीसीएस का एग्जाम होने वाला है प्रीलिम्स का, हो सकता है आपको वहां पे इनसे जुड़ा हुआ क्वेश्चन मिल जाए। तो एक एक फैक्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। देखिए, आपके टेस्ट बुकलेट में क्वेश्चन नंबर ये 7 था। इसमें पूछा गया है निम्नलिखित राष्ट्रीय उद्यानों और उनसे जुड़े हुए राज्यों पर विचार कीजिए। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है, मैच कराना है आपको। एक तरफ है नेशनल पार्क और दूसरी तरफ उनसे जुड़े हुए राज्य, उनसे सुमेलित करना है आपको। देखिए, राष्ट्रीय पार्क अभी चर्चा में है, इसलिए ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। हो सकता है यूपी पीसीएस क्वेश्चन पूछ ले, क्यों चर्चा में है, आइए उसके ऊपर पहले बात कर लेते हैं। देखिए, 24 अप्रैल 2025 को अभी आपका एक नया नेशनल पार्क जुड़ गया है। पहले 106 राष्ट्रीय पार्क भारत में थे, अब 107 हो गए हैं। वो है सिमलीपाल। ये मयूरभंज जिले में पड़ता है उड़ीसा के, इसलिए आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब हो सकता है यूपी पीसीएस क्वेश्चन पूछ ले कि राष्ट्रीय पार्कों को कैसे नोटिफाई किया जाता है। तो आप याद रखिएगा वाइल्ड लाइफ एक्ट 1972 को। उन्नीस की जो धारा 35(4) है, उसके तहत राष्ट्रीय पार्कों का दर्जा मिलता है। अब आइए क्वेश्चन के ऊपर हम लोग चलते हैं सीधा। ऑप्शन ए में है नामदफा, उसके सामने अरुणाचल प्रदेश। बिल्कुल सही बात है, नामदफा की लोकेशन अरुणाचल प्रदेश में है और ये इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है। इसके ऊपर कई बार यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछ चुका है 2015-13 में, और यूपी पीसीएस के लिए भी इंपॉर्टेंट है। और दूसरा है बी, केबुल लामजाओ। इसकी भी लोकेशन कहां पे है? मणिपुर में, ये भी सही है। सी में है डेजर्ट नेशनल पार्क यानी मरु राष्ट्रीय उद्यान, कहां पे है? ये राजस्थान में ही है, ये भी सही है। डी ऑप्शन के सामने है डिब्रू सैखोवा। इसकी लोकेशन भी असम में ही पड़ती है, इसलिए यह भी सही है। और भितरकनिका, ये इसकी लोकेशन उड़ीसा में है। यह पहला नेशनल पार्क था उड़ीसा का। उसके बाद अभी जब सिमलीपाल जुड़ गया 107वां नेशनल राष्ट्रीय पार्क, तो वहां पे 2 नेशनल पार्क हो गए उड़ीसा में। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट बहुत है इस बार, क्योंकि 2021 में 106वां राष्ट्रीय पार्क था, वो आपका असम का था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा क्या? ए का 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4 और ई का 5। तो सही उत्तर हो जाएगा 1, 2, 3, 4, 5, ऑप्शन ए। अब आइए इसके डिटेल में चर्चा कर लेते हैं हम लोग। इसकी लोकेशन कहां है? ये आपका नामदफा नेशनल पार्क और टाइगर रिजर्व, जो कि आपके अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। और देखिए, नामदफा नेशनल पार्क और टाइगर रिजर्व ये स्थित है अरुणाचल प्रदेश के चांगलांग जिले में, आप देख सकते हैं मैप में। और ये सीमा अंतरराष्ट्रीय सीमा से टच करता है, म्यांमार की सीमा से। और ये आपका इसकी लोकेशन है यहाँ पे। और देखिए, नामदफा में जो बिग कैट होती हैं, 7 बिग कैट में 4 यहीं पे पाई जाती हैं, और एक ऐसा नेशनल पार्क अकेला है जो जहां पे चारों बिग कैट मिलती हैं। टाइगर भी यहां पे पाया जाता है, लेपर्ड भी मिलता है, स्नो लेपर्ड यानी हिम तेंदुआ, और क्लाउडेड लेपर्ड ये मिलता है। याद रखिएगा, हो सकता है क्वेश्चन पूछ ले। अब दूसरा राष्ट्रीय पार्क जो था पूछा गया था, केबुल लेमजाओ। ये इसकी लोकेशन कहां पड़ती है? लोकटक झील है आपके मणिपुर में, वहां पे है ये। और इसको तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क कहा जाता है। यहां का डांसिंग हिरन, जो संगाई हिरन है, फेमस है, प्रसिद्ध है, उसके लिए जाना जाता है। आप देख सकते हैं, ये आपकी केबुल लेमजाओ की डाइवर्सिटी बहुत ही प्रसिद्ध है, क्योंकि यहां पे 185 प्रकार के प्लांट स्पेसीज यानी पौधों की किस्म पाई जाती है, 116 बर्ड स्पेसीज मिलती है, 425 एनिमल की स्पेसीज मिलती है। तो इस फैक्ट को याद रखिएगा। ये आपका संगाई हिरन है, इमेज देख लीजिए।
एक बार देखना 20 बार पढ़ने के बराबर होता है, इसलिए पीपीटी आपके लिए तैयार की गई है, क्योंकि पिक्चर मेमोरी 20 गुना ज्यादा होती है सुनने की मेमोरी से। एक बार देखना 20 बार पढ़ने के बराबर। अगले नेशनल पार्क की चर्चा कर लेते हैं। ये आपका डेजर्ट नेशनल पार्क मरु राष्ट्रीय उद्यान, जो कि आपका राजस्थान में इसकी लोकेशन है, और राजस्थान के जैसलमेर और बाड़मेर में ये फैला हुआ है पूरा राष्ट्रीय पार्क। जैसलमेर और बाड़मेर दोनों जिलों में इसकी सीमा टच होती है। और ये मरुभूमि राष्ट्रीय उद्यान के बारे में कुछ और फैक्ट को जान लीजिए, क्योंकि हो सकता है यहां से फैक्ट पूछ ले क्वेश्चन। इसकी चर्चा तो हम लोग कर चुके हैं। जैसलमेर और बाड़मेर जिलों के भीतर इसकी पश्चिमी सीमा पर यह स्थित है, और ये ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के लिए प्रसिद्ध है मरु राष्ट्रीय उद्यान। और राजस्थान का राजकीय पशु जो चिंकारा है, आपने देखा होगा, न्यूज में भी बना था कुछ साल पहले, सलमान खान ने मारा था तो उसके कारण से उनको जेल हुई थी। वो राजस्थान का राजकीय पशु है। और राजकीय वृक्ष खेजरी वहां की महिलाओं के द्वारा, विश्नोई समाज के द्वारा आंदोलन किया गया था, आप जानते हैं, तो ये भी पाया जाता है इस नेशनल पार्क में। और राजकीय पुष्प यहाँ पे फूल रोहिड़ा भी इसी नेशनल पार्क में, और इस पार्क में प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं। और इसको वर्ष 1980 में यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत स्थल और 1992 में इसको राष्ट्रीय पार्क का दर्जा दिया गया। ठीक है, अब आइए अगले नेशनल पार्क के ऊपर चर्चा कर लेते हैं। यह है आपका डिब्रू सैखोवा नेशनल पार्क। ये आपका असम का नेशनल पार्क है, और इसकी सीमा टच होती है आपके अरुणाचल प्रदेश से भी। हाँ, ये रायमोना था, ये भारत का 106वां राष्ट्रीय पार्क का दर्जा इसको दिया गया था 2021 में, रायमोना को, याद रखिएगा। अभी 107वां घोषित हुआ है, इसलिए 106वां इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है, क्योंकि यूपीपी से सब पीछे भी जाकर के पूछ रहा है, आगे पीछे कहीं से पूछ सकता है। यहां के नेशनल पार्क को एक बार आप देख लीजिएगा। मानस नेशनल पार्क यहीं पे पाया जाता है, ओरांग नेशनल पार्क असम में, नामेरी नेशनल पार्क, डिब्रू सैखोवा जिसकी चर्चा हम लोग कर रहे हैं, दिहांग नेशनल पार्क भी यहीं पे है, और काजीरंगा असम में ही है। देखिए, डिब्रू सैखोवा में माइग्रेटरी बर्ड बहुत आते हैं, उसके लिए प्रसिद्ध है ये। और ये गंगा नदी डॉल्फिन भी डिब्रू सैखोवा नेशनल पार्क में, गंगा नदी डॉल्फिन यहां पे मिलती है, तो इसलिए इसको भी ध्यान में रखिएगा। और ये प्रवासी पक्षियों की चर्चा हम लोग कर ही चुके हैं। अब बात करते हैं भितरकनिका नेशनल पार्क। इसकी लोकेशन हम लोग चर्चा कर चुके, उड़ीसा के केंद्रपाड़ा डिस्ट्रिक्ट में है। केंद्रपाड़ा जिला है वहां का, और ये अपनी समृद्ध जैव विविधता के लिए फेमस है। आइए उसके ऊपर चर्चा कर लेते हैं एक बार। देखिए, यहां पे मैंग्रोव पाए जाते हैं, और ये इकोटोन का बहुत अच्छा उदाहरण है। यहां पे जैव विविधता बड़े स्तर पे देखने को मिलती है। क्वेश्चन आगे आप देखेंगे, पूछा गया है आपसे मैंग्रोव। और इस पार्क में क्या मिलता है? यहां पे क्रोकोडाइल मिलता है, देख सकते हैं। तो ये था क्वेश्चन नंबर 7वां। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 के ऊपर बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा गया है, इकोलॉजिकल कंसेप्ट यानी पारिस्थितिकी अवधारणाओं के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 3 कथन दिए गए हैं, उनमें से आपको बताना है कौन सा से सही है। आइए बात करते हैं पहले कथन के ऊपर। पहला कथन है कि बायोम बड़े इकोलॉजिकल कम्युनिटी यानी पारिस्थितिकी समुदाय होते हैं, जो मुख्यतः जलवायु और प्रमुख वनस्पति द्वारा परिभाषित होते हैं। बिल्कुल सही बात है, बायोम अपने आप में बड़े इकोलॉजिकल सिस्टम होते हैं, इसलिए पहला कथन सही है। दूसरा, एज इफेक्ट 2 पारिस्थितिकी तंत्रों की सीमा पर बढ़ी हुई जैव विविधता को संदर्भित करता है। अभी हमने बताया कि यहां पे मैंग्रोव वन पाया जाता है, वहां पे जैव विविधता बड़े स्तर पर मिलती है, उसको एज इफेक्ट बोलते हैं। उसके ऊपर आगे चर्चा करेंगे, इसलिए दूसरा कथन भी सही है। कीस्टोन प्रजातियां वे हैं जिनकी पारिस्थितिकी भूमिका गौण होती है, उन्हें आसानी से
अन्य से प्रजातियों द्वारा रिप्लेस यानी प्रतिस्थापित किया जा सकता है। तीसरा कथन गलत है, उनको प्रतिस्थापित नहीं किया जा सकता है। यहां पे इसका सही उत्तर हो जाएगा, अगर हम 3 को एलिमिनेट कर देंगे तो 1 और 2 ही सही, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। अब देखिए टाइप्स ऑफ बायोम के ऊपर चर्चा कर लेते हैं, क्या होते हैं बायोम्स। देखिए बायोम इकोलॉजिकल सिस्टम होते हैं। आप इसका उदाहरण देख सकते हैं, एक तो रेन फॉरेस्ट बायोम होता है जहां पे वर्षा वन पाए जाते हैं, यहाँ की जैव विविधता बहुत अच्छी होती है, बहुत विशाल होती है, समृद्ध होती है। टेम्परेट फॉरेस्ट होता है, टेम्परेट फॉरेस्ट भी अपने आप में एक इकोलॉजिकल सिस्टम है। टाइगा होता है, फिर डेजर्ट होता है, यहाँ का अपना अलग बायोम होता है। ग्रासलैंड का अलग बायोम होता है, सवाना का अलग है। ये सब क्या है, प्रकार हैं किसके हैं, बायोम के। ठीक है, यही पूछा गया था आपसे एग्जाम में। और फ्रेश वाटर बायोम, फिर मैराइन यानी समुद्री बायोम, और टुंड्रा बायोम। देखिए पूरी दुनिया भर में अलग अलग पाए जाते हैं बायोम, उसका ये मैप पे दिखाया गया है। जैसे उदाहरण के लिए अफ्रीका में सवाना बायोम मिलता है। अब देखिए यहां पे फॉरेस्ट जहां पे खत्म हो रहा है वहां से ग्रासलैंड शुरू हो रहा है। ये उदाहरण है किसका है कि बड़े स्तर पर यहां पे जैव विविधता मिलती है। इसी को यहां पे इकोटोन का नाम दिया जाता है, क्योंकि ये ट्रांजिशन प्लेस होता है। यहां पे 2 प्रकार के बायोम मिल रहे हैं, एक तो फॉरेस्ट बायोम, ग्रासलैंड बायोम। यहां पे देखिए एक तरफ यहां पे फॉरेस्ट है, दूसरी तरफ यहां पे रिवर निकल रही है। तो फॉरेस्ट का अलग ये फॉरेस्ट का बायोम और रिवर का बायोम दोनों जहां मिल रहे हैं, तो यहां पे जो जैव विविधता होगी वो समृद्ध होगी, समृद्ध जैव विविधता। आपको और दिखाते हैं, यहां पे ये जो प्लेस है ये इकोटोन है। ये यहां पे आप देख सकते हैं ब्लू, रेड और येलो, ये 3 स्पेसीज होते हैं। लेकिन जब यहां पे 2 संक्रमण, यहां पे मान लीजिए ये वर्षा वन बायोम है, ये उदाहरण के रूप में, और ये आपका नदी बायोम है या रिवर या फ्रेश वाटर बायोम। तो दोनों का जो यहां पे संक्रमण एरिया है, यहीं पे जैव विविधता समृद्ध होती है। वही इस इमेज में दिखाया गया है, क्योंकि यहां पे 9 स्पेसीज हो जाती हैं। आप देख सकते हैं, काउंट कर सकते हैं। ठीक है, यही क्वेश्चन में पूछा गया था। और तीसरा कथन देखिए वो क्यों गलत था, क्योंकि कीस्टोन प्रजातियों का उनके इकोलॉजिकल सिस्टम पर उनकी प्रचुरता की तुलना में असमान रूप से बड़ा प्रभाव पड़ता है और उन्हें आसानी से रीलोकेट यानी रिप्लेस नहीं किया जा सकता है। उदाहरण के रूप में केल्प वनों में समुद्री उद्बिलाव और उष्णकटिबंधीय वनों में अंजीर के पेड़ को रिप्लेस नहीं किया जा सकता है। आपको इस इमेज में दिखाते हैं, ये देख सकते हैं उद्बिलाव को नहीं किया जा सकता है, इसलिए तीसरा कथन गलत है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 68, ये भी नेशनल पार्क के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया था। सूची 1 में नेशनल पार्क है, सूची 2 में उससे जुड़े हुए संबंधित राज्य को मैच कराना है आपको। देखिए इस बार नेशनल पार्क चर्चा में है, इसलिए हो सकता है आपको यहां ज्यादा क्वेश्चन देखने को मिले, इसको तैयार कर लीजिएगा। अगर 1-2 क्वेश्चन भी आपका 12 अक्टूबर के एग्जाम के दिन टकराता है तो आपके लिए बेहद फायदेमंद होगा। दुधवा नेशनल पार्क, इसकी लोकेशन है आपका उत्तर प्रदेश, और दुधवा से जुड़ा हुआ यूपीपीसीएस 2022 में क्वेश्चन पूछ चुका है, 2019 में भी पूछा था, तो इंपॉर्टेंट है। और यही एक अकेला नेशनल पार्क है उत्तर प्रदेश में, इसलिए ए का 3 हो जाएगा। केवलादेव नेशनल पार्क आपका राजस्थान में मिलता है, ठीक है, बी का 2 हो जाएगा। आपका मानस नेशनल पार्क जो है ये असम में मिलता है, इसलिए 1 हो जाएगा। और बांधवगढ़ नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में स्थित है, इसलिए ये 4 हो जाएगा। तो 2, 3, 1, 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा। सॉरी, पैच
3214 इसका सही उत्तर होगा। 3214 ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। ठीक है, अब आइए इसके ऊपर डिटेल में चर्चा कर लेते हैं। दुधवा नेशनल पार्क उत्तर प्रदेश के, ये लखीमपुर जिला है यूपी का, वहीं पे इसकी लोकेशन है लखीमपुर खीरी। और दुधवा नेशनल पार्क में आप देख सकते हैं इसकी सीमा टच करती है नेपाल से, इसलिए और इंपॉर्टेंट है, अंतरराष्ट्रीय सीमा टच करता है दुधवा नेशनल पार्क। और यहां पे आप देख सकते हैं ये जो थारू जनजाति होती है उसके गांव यहां पे स्थित हैं इस नेशनल पार्क में। ये गांवों की संख्या दिखाता है 1 2 3 4 5 6 7, यहां पे थारू के गांव हैं। और यहीं पे सुहेली रिवर भी बहती है इस नेशनल पार्क दुधवा में। याद रखिएगा यूपीपीसीएस का इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है, इसलिए नदी से जुड़ा हुआ क्वेश्चन पूछ सकता है। अब देखिए इसके ऊपर और इस नेशनल पार्क के ऊपर और चर्चा कर लेते हैं। ये इसकी चर्चा हम लोग कर चुके हैं। भारत नेपाल सीमा पर स्थित है और ये उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में प्राकृतिक जंगलों और घास के मैदानों को ये रिप्रेजेंट यानी प्रतिनिधित्व करता है। और इसके अंतर्गत 3 महत्वपूर्ण संरक्षित एरिया हैं। कौन कौन से हैं? वो है आपका दुधवा नेशनल पार्क है, और फिर किशनगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य, कतरनिया घाट वन्य जीव अभ्यारण्य। ये 2022 में यूपीपीसीएस ने क्वेश्चन पूछा है, आइए उसको दिखाते हैं आपको। पूछा गया था उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य 1975 में स्थापित किया गया था? तो इसका सही उत्तर था ऑप्शन बी, कतरनिया घाट। ठीक है, तो इसको अच्छे से कवर कीजिएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 83 में पूछा गया है यूएनएफसीसी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 में पूछा गया है कि इसकी स्थापना वर्ष 1972 में स्टॉकहोम सम्मेलन के दौरान हुई थी। यह गलत है। यूएनएफसीसी की स्थापना 1992 में इसका घोषणा होती है और जाके 1994 में इसकी स्थापना होती है। और 1972 में स्टॉकहोम सम्मेलन के बाद यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम की स्थापना हुई थी, इसलिए यह पहला कथन गलत हो जाता है। अगर हम बात करें दूसरे कथन के ऊपर, यूएनएफसीसी COP30 ब्राजील में आयोजित किया जाएगा, बिल्कुल सही कथन है। ये ब्राजील के बेमेल शहर है, वहां पे ये आयोजित होगा, इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा केवल 2, ऑप्शन बी। अब आइए इसकी डिटेल में चर्चा हम लोग कर लेते हैं। ये देखिए 1972 स्टॉकहोम सम्मेलन में ह्यूमन एनवायरनमेंट यानी मानव पर्यावरण पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन था, और इसके रिजल्ट के बाद ही यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम की स्थापना हुई, ना कि यूएनएफसीसी। याद रखिएगा यूपीपीसीएस क्वेश्चन पूछ सकता है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट फैक्ट है। यूएनएफसीसी को वर्ष 1992 में रियो पृथ्वी शिखर सम्मेलन में इसको अडॉप्ट किया गया था और 1994 में इसको लागू किया गया था। इसकी डेट को याद रखिएगा, 1994 और 1992 में। और यूएनएफसीसी के पक्षकारों का सम्मेलन की बात करें, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी एक वार्षिक बैठक होती है, आप लोग को आइडिया है, मैं मान के चलता हूं। यूएनएफसीसी अब देखिए हो सकता है COP 28, 29, 30 आपके लिए इंपॉर्टेंट है, मैच कराने के लिए यूपीपीसीएस क्वेश्चन पूछ सकता है, इसलिए इससे जुड़ा हुआ फैक्ट आप लोग तैयार कर लीजिए। COP 28 की बात करें तो ये वर्ष 2023 में संयुक्त अरब अमीरात के दुबई शहर में आयोजित हुआ था, और 2024 में COP 29 का आयोजन हुआ था। कहां पे हुआ था? अजरबैजान के बाकू, जो अजरबैजान की राजधानी है, वहां पे हुआ था। और COP 30 जो ब्राजील में होने वाला है बेलेम शहर में, वो है 10 नवंबर से 21 नवंबर के बीच, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ना केवल प्रीलिम्स में, मेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट होगा ये। अब एक बार इसकी लोकेशन मैप पे देख लीजिए, कहां बेलम इसकी कहां पड़ता है, स्थित कहां है, खास करके ब्राजील में। ये आप देख रहे हैं बेलम शहर यहां पे पड़ता है, ब्राजील के अमेजन नदी के पास में ही है ये अमेजन। तो इसको अच्छे से तैयार कीजिएगा, हो सकता है क्वेश्चन यूपीपीसीएस पूछ ले इससे जुड़ा हुआ। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 84 के ऊपर अगर हम लोग बात करें, पूछ रहा है कि कुनमिंग मॉन्ट्रियल वैश्विक जैव विविधता फ्रेमवर्क किससे संबंधित है। अब देखिए जैव विविधता फ्रेमवर्क की बात हो रही है, ऑप्शन ए में यूएनएफसीसी है, तो इसको तो आप छोड़ सकते हैं।
ऑप्शन बी में जब जैव विविधता की बात हो रही तो ये ज़्यादा नियर ऑप्शन होगा, और रामसर वेटलैंड से होता है, इसलिए इसको भी आप एलिमिनेट कर सकते हैं। बॉर्न कन्वेंशन की बात हो रही है, ये तो माइग्रेटरी वर्ड यानी आपका प्रवासी पक्षियों के लिए 1979 में ये इसका आयोजन हुआ था। बॉर्न शहर जो कि आपका जर्मनी में पड़ता है, वहां पे हुआ था, याद रखिएगा। पूछता है यूपीपीसीएस ये बॉर्न सम्मेलन कहाँ हुआ, आपको पता होना चाहिए। हो सकता है ये भी पूछ ले बॉर्न किस जगह पे पड़ता है, इसकी लोकेशन क्या है, तो जर्मनी में है ये। और किसके लिए है ये, प्रवासी पक्षियों के लिए। तो आप कई बार वहां पे आप कॉमन सेंस भी लगाएंगे तो कई क्वेश्चन आप वैसे ही सही कर लेंगे एलिमिनेशन टेक्निक से। तो इसको इस टेक्निक का यूज करिएगा आप लोग। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, जैव विविधता विषमय के लिए हुआ था, इसका सही उत्तर ऑप्शन बी होगा। अब आइए इसकी डिटेल में हम लोग चर्चा करते हैं। आप देख सकते हैं 2020 यूएन बायोडाइवर्सिटी कॉन्फ्रेंस COP15 कॉन्फ्रेंस ऑफ 15वां था। ये कहां पे हुआ था, ये मॉन्ट्रियल जो कनाडा का शहर है वहां पे हुआ था। और इसका आयोजन तो कनाडा ने किया था, लेकिन यहां पे COP15 की अध्यक्षता किसने किया था, चाइना ने किया था। इसीलिए इसका नाम है कुनमिंग मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। कुनमिंग आप जानते हैं साउथ ईस्ट शहर है आपका चाइना का। और इसके बारे में कुछ बात कर लेते हैं। ये आपकी मॉन्ट्रियल की लोकेशन है, ओंटारियो के पास पड़ता है, और क्यूबेक प्रांत का ये शहर है, ध्यान रखिएगा। अब देखिए यहाँ पे कुनमिंग मॉन्ट्रियल वैश्विक जैव विविधता के ऊपर अगर हम बात करें तो ये दिसंबर 2022 में कनाडा में आयोजित किया, और ये जैव विविधता सम्मेलन कॉन्फ्रेंस 15 में अपनाया गया और कनाडा द्वारा इसको आयोजित किया गया, और ये चीन द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई। ये फैक्ट को आप याद रखिएगा। और ये जो आईची टारगेट था 2010 से 2020 के लिए था, ये अब समाप्त हो गया, उसकी जगह ये स्थान लिया है। ठीक है, अगर बात करें इसके उद्देश्य की, इसका उद्देश्य 2030 तक जैव विविधता के नुकसान को रोकने और उसकी भरपाई के लिए ये एक वैश्विक योजना है। अगर बात करें की टारगेट्स की यानी प्रमुख लक्ष्य की, तो 13 to 30 लक्ष्य इसको कहा जाता है। 30 कैसे, क्योंकि पहला 30 वर्ष 2030 तक 30% भूमि और 30% महासागरों की इसकी रक्षा करनी है, और 30% क्षतिग्रस्त इकोलॉजिकल सिस्टम यानी डिग्रेडेड इकोसिस्टम्स को पुनर्स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया है। और तीसरा लक्ष्य जो है इन्वेसिव जो स्पेसीज होती हैं यानी आक्रामक विदेशी प्रजातियां हैं, उसके आगमन की दर को 50% तक कम करना है। और चौथा जो टारगेट तय किया गया है यहाँ पे कुनमिंग मॉन्ट्रियल जैव विविधता ढांचे में, वो है खाद्य अपव्यय यानी फूड का वेस्टेज होता है, उसमें 50% की कमी लाना है। ये आपके प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट तो है ही है, मेंस का जो आपका जीएस 3rd होगा पेपर, एनवायरमेंट सेक्शन के लिए इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, और पांचवा जो लक्ष्य है वो सार्वजनिक और निजी स्रोतों से जैव विविधता संरक्षण के लिए प्रतिवर्ष $200 अरब का फाइनेंस यानी वित्त पोषण सुनिश्चित करना है। ठीक है, और इसके बारे में हम लोग चर्चा कर ही चुके हैं कि रामसर कन्वेंशन वेटलैंड से है। बॉर्न माइग्रेटरी वर्ड जो प्रवासी पक्षियों का सम्मेलन बॉर्न जर्मनी का शहर 1979 में हुआ था। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग। क्वेश्चन नंबर 85 में है ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस यानी वैश्विक जैव गठबंधन की शुरुआत इस दौरान की गई, कहां की गई ये पूछा है, ये आपको बताना है। ऑप्शन ए Rio+20 शिखर सम्मेलन, नहीं। ऑप्शन बी G20 नई दिल्ली शिखर सम्मेलन 2023 के दौरान इसकी घोषणा की गई, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। अब आइए इसके डिटेल में हम लोग चर्चा कर लेते हैं। इसको पीआईबी ने कवर किया था, और ग्लोबल बायोफ्यूल्स अलायंस जब बना था, खास करके 9 सितंबर 2023 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में G20 शिखर सम्मेलन से अलग अमेरिका, ब्राजील, इटली, अर्जेंटीना, सिंगापुर और बांग्लादेश, मॉरिशस और यूएई के नेताओं के साथ G20 शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता की पहल के रूप में वैश्विक जैव विविधता गठबंधन यानी ग्लोबल बायोफ्यूल्स अलायंस GBA लॉन्च किया गया था। आप देख सकते हैं इस इमेज में ग्लोबल बायोफ्यूल्स अलायंस, लॉन्चिंग ऑफ ग्लोबल बायोफ्यूल्स अलायंस। आप देख सकते हैं प्रमुख नेताओं को दुनिया भर के। ऐसा कहा जा रहा है कि जिस तरीके से
सोलर अलायंस ISA अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन हुआ है, भारत उसका नेतृत्व कर रहा है, उसी तरीके से भारत इसका भी नेतृत्व प्रदान करेगा। वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन की शुरुआत 2023 में भारत की अध्यक्षता में G20 नई दिल्ली में। पूछ सकता है कहां पे इसकी शुरुआत हुई है, किस जगह हुई, तो नई दिल्ली को ध्यान रखिएगा। और इसका उद्देश्य टिकाऊ यानी सतत जैव ईंधन, यहां सतत होना चाहिए, जैव ईंधन पर अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देना है। और यह क्लीन एनर्जी डिप्लोमेसी यानी स्वच्छ ऊर्जा कूटनीति में एक बड़ा कदम है, जैसा कि भारत के अर्लियर लीडरशिप यानी पूर्व नेतृत्व में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन, जिसके ऊपर हम लोग अभी बात कर चुके हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 86 में पूछा गया है लाइफ मिशन पर्यावरण के लिए जीवन शैली का प्रस्ताव सबसे पहले कहां रखा गया था, ये पूछा है। ऑप्शन ए COP21 पेरिस, ऑप्शन बी COP26 ग्लासगो, ऑप्शन सी COP27 शर्म एल शेख, ऑप्शन डी G20 शिखर सम्मेलन नई दिल्ली। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, लाइफ मिशन को अडॉप्ट किया गया था COP26 ग्लासगो, जो आपका यूनाइटेड किंगडम का शहर है, वहां पे अपनाया गया था। आइए इसकी डिटेल में चर्चा करते हैं। इसको भी PIB ने कवर किया था। PM लॉन्चेस लाइफ मूवमेंट फॉर अडॉप्शन ऑफ एनवायरमेंट कॉन्शियस लाइफ स्टाइल। प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी लॉन्चेस लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरमेंट लाइफ मूवमेंट टुडे वाया वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान इसको किया था। देखिए COP26 ग्लासगो वर्ष 2021 में हुआ था, याद रखिएगा। यूपी PCS मैच कराने के लिए क्वेश्चन पूछ सकता है, या डेट के ऊपर उसका बहुत जोर रहता है, तो डेट को याद रखिएगा 2021 में। और यहां पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाइफ मिशन की शुरुआत की थी, जिसमें जलवायु परिवर्तन से लड़ने के लिए व्यक्तिगत और सामुदायिक नेतृत्व वाली कम्युनिटी की लीडरशिप वाली स्थायी जीवन शैली अपनाने का आह्वान किया था। यह एक वैश्विक पहल बन गई, जिसका समर्थन बाद में COP27 में भी किया गया। ठीक है, अब COP27 शर्म एल शेख 2022 में हुई थी, याद रखिएगा। मैच कराने के लिए क्वेश्चन पूछ सकता है, इसलिए सारे COP को आप लोग एक बार ध्यान में रखिएगा। शर्म एल शेख क्रियान्वयन योजना को यहां अपनाया गया, जिसमें वित्त अनुकूलन और लॉस और डैमेजेस पर ध्यान केंद्रित किया गया। लाइफ मिशन पर चर्चा हुई, किंतु यहां लॉन्च नहीं किया गया। लॉन्च कहां किया गया? ग्लासगो COP26 2021 में, इसको ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन नंबर है 87 का है, आपके टेक्स्ट बुकलेट का नंबर। पूछा गया है कि राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन उत्पादन का क्या लक्ष्य है। उत्पादन का लक्ष्य बताना है आपको, और इसका उत्पादन का लक्ष्य जो तय किया गया था वर्ष 2030 तक 5 मिलियन मेट्रिक टन का टारगेट रखा गया है। इसको भी PIB ने कवर किया था, नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन यानी NGHM। वहां पे इसको टारगेट तय किया गया था, आप देख सकते हैं। बाय टारगेटिंग प्रोडक्शन 5 मिलियन मेट्रिक टन पर एनम ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन बाय 2030 द फॉलोइंग कंपोनेंट्स हैव बीन अनाउंस्ड एज पार्ट ऑफ दिस मिशन। इस मिशन में इतने 8 पॉइंट को और जोड़ा गया है। तो आप इस लक्ष्य को याद रखिएगा कि 2030 तक 5 मिलियन मेट्रिक टन। जनवरी 2023 में भारत सरकार द्वारा प्रारंभ किया गया नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन यानी NGHM का उद्देश्य भारत को हरित हाइड्रोजन के प्रोडक्शन, उपयोग और उसके एक्सपोर्ट यानी निर्यात का वैश्विक केंद्र बनाना है। और इसका टारगेट 2030 तक प्रतिवर्ष 50 लाख मीट्रिक टन। 50 लाख का मतलब होता है यहां पे 5 मिलियन, क्योंकि 1 मिलियन 10 लाख के बराबर होता है, इसलिए 5 मिलियन मीट्रिक टन MMT, जिसको शॉर्ट फॉर्म में बोला जाता है, हरित हाइड्रोजन का उत्पादन। इसे लगभग 125 गीगावाट का नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता के विकास से सहायता मिलेगी। और इस मिशन का उद्देश्य सालाना 50 MMT CO2 उत्सर्जन को कम करना और लगभग 6 लाख रोजगार का सृजन करना भी इसका लक्ष्य है। हो सकता है यूपीपीसीएस स्टेटमेंट फॉर्म में क्वेश्चन पूछ रहा है, तो एक स्टेटमेंट फॉर्म में यह भी रख दे कि 5 लाख रोजगार का सृजन करना है, या 10 लाख का करना है, 15 लाख का करना है, तो कंफ्यूज मत होइएगा।
उसकी संख्या है 6 लाख रोजगार, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट फैक्ट है आपके लिए। ठीक है, प्रजाति से सुमेलित कीजिए और सही कूट चुनिए। एक तरफ तो है नेशनल पार्क, दूसरी तरफ वहां की क्या विशेषता है, विशिष्ट विशेषता को आपको मैच कराना है। जैसे ऑप्शन ए में है केबुल लामजाओ नेशनल पार्क, इसकी चर्चा हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। हम जानते हैं कि वहां विश्व का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क मिलता है और यहाँ पे संगाई हिरण यानी डांसिंग हिरण भी इसको कहा जाता है, इसलिए पहला सही है मैच एकदम। दूसरा है नोकरेक नेशनल पार्क, ये पूर्वोत्तर भारत में लाल पांडा के पर्यावास स्थान के लिए प्रसिद्ध है। ये नोकरेक की लोकेशन आप जानते हैं मेघालय में है। वहां का नेशनल पार्क है, इसलिए दूसरा मैच भी एकदम सही है। देखिए नामदफा नेशनल पार्क की चर्चा हम लोग पहले कर चुके हैं, अरुणाचल प्रदेश में इसकी लोकेशन है और ये भारत का एकमात्र नेशनल पार्क है जहां पे 4 बिग कैट पाई जाती हैं, जिनमें बाघ, तेंदुआ और क्लाउडेड तेंदुआ, हिम तेंदुआ मिलता है। यहाँ एक ऐसा नेशनल पार्क है ये जहां पे 4 बिग कैट और बिग कैट में 7 कैट पाई जाती हैं, 7 बिल्लियां इसमें होती हैं। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन पूछ सकता है, इसका भी नेतृत्व भारत कर रहा है। और चौथा है आपका फूलों की घाटी नेशनल पार्क, जिसको नंदा देवी के नाम से भी जाना जाता है। इसकी लोकेशन उत्तराखंड में है और ये अपने अल्पाइन घास के मैदानों और स्थानिक वनस्पति जात के लिए ये प्रसिद्ध यूनेस्को स्थल भी है। ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में है और मैप कार्यक्रम के अंतर्गत यानी जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र हैं जो 12 भारत के जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र 12 हैं, उनमें एक फूलों की घाटी नंदा देवी भी है, शामिल है, तो इसलिए ये वाला भी सही है। चारों मैच सही है तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए का 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4, ऑप्शन ए। ठीक है, और एक तरह से कहें थोड़ा सा रेपुटेशन हुआ है नेशनल पार्क के ऊपर, लेकिन चिंता मत करिएगा, चिंता मत करिएगा, क्वेश्चन पूछेगा इस बार नेशनल पार्क आपके लिए इंपॉर्टेंट थीम है। तो साथियों आज के डिस्कशन को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। ठीक है, धन्यवाद।